हेलो दोस्तों, मैं रेमा श्रीवास्तव स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल आसान हिंदी में। आज हम लोग पढ़ेंगे छंद। तो चलिए देखते हैं छंद में क्या है पढ़ने योग्य और कैसे हम छंदों को पहचानते हैं। तो चलिए देखा जाए। तो आज का टॉपिक है छंद। देखिए, छंद शब्द जो है, छंद शब्द संस्कृत का शब्द है। संस्कृत का शब्द है जो कि छिद धातु से बना है। छंद शब्द जो है वह छिद धातु से बना है। धातु से बना है। इस छेद शब्द का अर्थ होता है, इस छिद शब्द का अर्थ होता है आच्छादित करना, आच्छादित करना या फिर ढकना। आच्छादित करना या फिर ढकना। तो देखिए, छंद शब्द संस्कृत का शब्द है। छंद जो शब्द है वह संस्कृत का शब्द है और यह छिद धातु से बना है। और छिद धातु का अर्थ क्या होता है? आच्छादित करना या फिर ढकना। आगे देखेंगे हम। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख, सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। यानी छंद से हम परिचित किस ग्रंथ से हुए? ऋग्वेद से। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में मिलता है। देखिए, रामचरितमानस आप लोग जानते होंगे, जो कि हमारा धार्मिक ग्रंथ है और बाबा तुलसीदास जी द्वारा रचित है। रामचरितमानस में किन छंदों का प्रयोग हुआ है? दोहा का, चौपाई का, दोहा का, चौपाई का, सवैया का और सोरठा का, रामचरितमानस में दोहा, चौपाई और सवैया, सोरठा का प्रयोग हुआ है। ये सभी क्या है? एक छंद है। छंद का सर्वप्रथम विशद विश्लेषण पिंगल मुनि द्वारा किया गया। अपनी रचना छंदोग्योपनिषद, छंदोग्योपनिषद ग्रंथ में मिलता है। चलिए हम जानते हैं कि इसमें क्या क्या बताया गया है। छंद का विशद विश्लेषण छंदोग्योपनिषद में मिलता है, और इसके रचनाकार कौन है? पिंगल मुनि है।
पिंगल मुनि, यानी इसकी रचना पिंगल मुनि द्वारा किया गया, जिसके कारण इस ग्रंथ को पिंगल शास्त्र भी कहते हैं। पिंगल शास्त्र भी कहते हैं, मतलब यह पिंगल मुनि द्वारा रचा गया, इसीलिए इसे पिंगल शास्त्र भी कहते हैं। देखिए, छंद जो है यह संस्कृत भाषा का शब्द है जो कि छिद धातु से बना है। और छिद धातु का अर्थ क्या है? आच्छादित करना या फिर ढकना। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। हमारे रामचरितमानस में किन छंदों का प्रयोग हुआ है? दोहा का, चौपाई का और सोरठा का। दोहा, चौपाई, सवैया और सोरठा का। उसके बाद छंद का सर्वप्रथम विशद उल्लेख, यानी उसको अच्छी तरह से परिभाषित करने का, अच्छी तरह से विस्तृत ज्ञान देने का काम किसने किया? पिंगल मुनि ने। किसमें किया? छंदोग्योपनिषद नामक ग्रंथ में पिंगल मुनि ने विशद वर्णन किया। किसका? छंद का। अब इन्होंने अपने पिंगल शास्त्र में क्या क्या बताया, यह हम देखेंगे। देखिए, पिंगल मुनि जी कहते हैं कि यदि किसी काव्य की पंक्ति में छंद होगा तो उसमें वर्ण होगा, मात्रा होगा, यति होगी, गति होगी, उसके बाद पद होगा, चरण होगा। इन सभी का होना अनिवार्य है। किसमें? छंद वाले पंक्ति में। तो चलिए देखते हैं। जिस काव्य की पंक्ति में छंद होता है, उसमें वर्ण, मात्रा, यति, गति, तुक, गढ़ और पद चरण का होना। पद या फिर चरण भी कहते हैं उसको, चरण का होना आवश्यक होता है। आवश्यक होता है। तो देखिए, पिंगल मुनि अपने पिंगल शास्त्र में कहते हैं कि जिस काव्य की पंक्ति में छंद होता है उसमें वर्ण, मात्रा, यति, गति, तुक, गढ़ और पद चरण का होना आवश्यक होता है, नहीं तो वह छंद नहीं कहा जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे कि छंद के तत्व कितने हैं। छंद के तत्व, तो छंद के तत्व कितने होते हैं? 7 होते हैं। हम ध्यान रखेंगे कि जो इसमें वर्ण होता है, ह्रस्व होगा तो उसके लिए क्या सिंबल है, और यदि दीर्घ होगा तो उसके लिए क्या सिंबल है। वर्ण यानी कि स्वर वर्ण, मात्रा को ही हम इसमें काउंट करेंगे। देखिए, वर्णिक भी छंद होता है, मात्रिक भी छंद होता है। तो वर्णिक छंद में वर्णों की गणना की जाती है और मात्रिक छंद में मात्राओं की गणना की जाती है। मात्राएं 2 प्रकार की होती हैं, ह्रस्व और दीर्घ। प्लुत भी होता है लेकिन उसका प्रयोग इसमें नहीं होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्लुत स्वर वर्णों का प्रयोग किसमें होता है? वेदों में, वेदों के मंत्रों में होता है, उनके उच्चारण में होता है। तो ह्रस्व और दीर्घ इन दोनों को दर्शाने के लिए कौन सा सिंबल बनता है या फिर बनाया जाता है, वह देखेंगे।
वर्ण के प्रदर्शित करने का तरीका क्या है? ह्रस्व होगा तो इसके लिए सिंबल बनेगा 1, दीर्घ होगा तो इसके लिए सिंबल बनेगा यस या फिर आधा अ कहेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हम जानते हैं कि छंद में गणों की संख्या कितनी है? 8। छंद में गणों की संख्या 8 है और पहला गण है यमाता। तो यमाता पहला गण होता है यमाता। ठीक है, तो अब इसको हम कैसे जानेंगे और कैसे इसकी गणना हम करेंगे? तो देखिए, य में 1 हो गया, माता ये भी बड़ा हो गया, ये भी बड़ा हो गया, क्योंकि इस पे आ की मात्रा है, इस पे आ की मात्रा है और इसमें अ है, तो यहाँ पे एक ही है तो 1 हो गया। और इसमें 2 मात्राएं हैं, यानी कि अ और अ मिलकर आ होता है, तो 2 मात्राएं हैं तो यस हो जाएगा या फिर आधा अ हो जाएगा। तो ये दीर्घ का सिंबल है, ये दोनों दीर्घ का सिंबल है और ये ह्रस्व का सिंबल है। ये जो है ह्रस्व का सिंबल है और ये दोनों दीर्घ का सिंबल है, दीर्घ मात्राओं का। तो ऐसे हमारी मात्राएं लगती हैं और उनकी गणना होती है। अब हम देखेंगे कि छंद के गण जो 8 हैं कौन कौन से हैं। छंद में गणों की संख्या 8 है। कितनी है? 8 है। 8 है और इसके लिए एक सूत्र बना है, वह सूत्र है यमाताराज भानस सलगा। यमाता राज भानस लगा, या इसको एक साथ पढ़ते हैं यमाता राज भान सलगा। तो ये हो गया हमारा 8 गण, जिसको एक सूत्र में बांधने का काम किया गया है, जिससे हमको आसानी से याद रहे। अब हम देखेंगे कि यमाता राज भान सलगा, इसमें से 8 गण को हम कैसे निकालते हैं। तो 3 वर्णों के मेल से एक गण बनता है। 3 वर्णों के मेल से एक गण का निर्माण होता है। तो 3 वर्णों के मेल से एक गण का निर्माण होता है। अब वो 3 कैसे मिलते हैं इसको देखेंगे। तो पहला है यमाता, हमने देखा 1 वर्ण, 2 वर्ण और ये 3 वर्ण। तो यमाता को एक साथ लिख लेंगे, यमाता, ये हमारा बन गया पहला गण। ठीक है, उसके बाद माँ तारा, ये हमारा बन गया दूसरा गण। तीसरा ताराज, चौथा राजभा, इधर सिंबल बना लेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे हम 5वां लिखेंगे। तो देखिए यमाता, इसको प्रदर्शित कैसे करेंगे? इन चिन्हों से। माँ तारा यानी इसमें सभी दीर्घ मात्राएं हैं। फिर उसके बाद ताराज, इसमें 2 दीर्घ है और एक ह्रस्व है। राजभा, इसमें 2 दीर्घ है
लेकिन बीच में ह्रस्व है। ठीक है, तो इन चिन्हों द्वारा इनको प्रदर्शित करेंगे। तो राजभा हो गया। अब हम देखेंगे जभान, ज भान, छठवां, इधर 7वां हो जाएगा, इधर 8वां हो जाएगा। तो जभान हो गया, उसके बाद भानस हो जाएगा, भानस, फिर हो जाएगा नसल, नसल हो जाएगा। उसके बाद सलगा हो जाएगा, सलगा, सलगा हो जाएगा। अब इनके चिन्ह को कैसे दर्शाएंगे? पहला ह्रस्व है, ह्रस्व हो गया, दूसरा दीर्घ है, फिर उसके बाद ह्रस्व है। यहाँ पे देखेंगे पहला दीर्घ है, फिर उसके बाद 2 ह्रस्व है। इसमें तीनों ही ह्रस्व है, और सलगा में 2 ह्रस्व है और 1 दीर्घ है। तो ये थे हमारे 8 गढ़। इनका अपना अपना नाम है। देखिए, इसको यगढ़ कहते हैं, इसको हम कहते हैं यगढ़, यगढ़, क्योंकि इसमें पहला वर्ड य है। माँ तारा, ये मगढ़ है, मगढ़, यानी कि पहला वर्ड म है। जैसे हम लोग क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग देखते हैं वर्णमाला में, वैसे ही पहले वर्ड पे ही पूरा वर्ग का नाम आधारित होता है, तो वैसे ही इसमें भी पहले वर्ड के नाम पे ही गढ़ों का नाम है। ठीक है, तो ये ताराज, ये ताराज है, त पहले आया है तो इसे हम कहेंगे तगड़, ये हमारा हो जाएगा तगड़। ये राजभा, तो र पहले है तो ये हो जाएगा रगड़, यानी र का ये गढ़। ऐसे ही जभान, जभान को हम जगड़ कहेंगे, जभान को हम कहेंगे कि ये है हमारा जगड़। और यह है भगड़, भानस, भ पहले आया है तो ये है भगड़, भगड़ है। नसल, न पहले आया तो ये हो गया नगड़, नगड़। सलगा, स पहले आया तो ये हो गया हमारा सगड़, सगड़। तो देखिए, जिस पिंगल मुनि अपने छंद शास्त्र में कहते हैं कि जिस काव्य की पंक्ति में छंद होता है उसमें वर्ण, मात्रा, यति, गति, तुक, गढ़ और पद, यानी कि चरण, पद कहिए या चरण, बात एक ही है, का होना आवश्यक होता है। यदि ये सारी चीजें किसी काव्य की पंक्ति में हैं तो वह छंद कहा जाएगा, अन्यथा नहीं कहा जाएगा। छंद के तत्व 7 होते हैं। और वर्ण को कैसे हम पहचानते हैं? ह्रस्व, दीर्घ, वर्ण में जो मात्रा होगा, ठीक है, तो वह ह्रस्व है तो उसको हम कैसे दर्शाएंगे? एक लाइन द्वारा। और दीर्घ है तो यस बना के हम उसको दर्शाएंगे, यानी कि ये दीर्घ मात्रा वाला है चिन्ह और यह ह्रस्व मात्रा वाला चिन्ह है। कैसे? जैसे कि यमाता, यगढ़ का हमने उदाहरण लिया, तो यमाता में पहला ह्रस्व है तो इसको लाइन खींचकर हमने दर्शाया, और माता, ये दोनों में दीर्घ मात्राएं हैं तो इसको हम यस बना के दर्शाए। तो इस तरह से छंद में बड़ी मात्राओं को और छोटी मात्राओं को दर्शाया जाता है। छंद में गढ़ों की संख्या 8 है। छंद जो है वह 8 गढ़ों के मिलने से बना है। ठीक है, तो उसमें गढ़ों की संख्या कितनी है? 8 है। और इसके लिए एक सूत्र बना है जिससे हम आसानी से याद रख पाएं, तो वह सूत्र है यमाता, राज, भान, सलगा। यमाता, राज, भान, सलगा, यह क्या है? एक सूत्र है जिसमें 8 गढ़ निहित हैं या इनमें 8 गढ़ छिपे हुए हैं। जब हम इनको अलग करते हैं तो उसके साथ कौन सा नियम लगाते हैं, किस नियम के अनुसार इनको हम अलग करते हैं? तो 3 वर्णों को एक साथ रखते हैं। तो 3 वर्णों को जब एक साथ रखते हैं तो 3 वर्ण यमाता आ गया तो हमारा यगढ़ बन गया, यमाता। ठीक है, उसके बाद दूसरा वर्ण है माँ तारा, तो फिर 3 हम लेंगे। यगढ़ में तो यत निकल गया, यमाता के साथ 3 वर्णों के साथ निकल गया तो यगढ़ वो हो गया। अब मगढ़ बनेगा माँ तारा से, तो मगढ़ हमारा बना माँ तारा। तीनों दीर्घ मात्राएं हैं तो इसको इन चिन्हों द्वारा हम प्रदर्शित करेंगे। उसके बाद
अब मगड़ भी बन गया तो अब तगड़ बनाएंगे तो ताराज हो जाएगा, फिर रगड़ बनाएंगे तो राजभा हो जाएगा, फिर उसके बाद जगड़ बनाएंगे तो जभान हो जाएगा, फिर उसके बाद भगड़ बनाएंगे तो भानस हो जाएगा, नगड़ बनाएंगे तो नसल हो जाएगा, उसके बाद सगड़ बनाएंगे तो सलगा हो जाएगा। इस तरह से हमारे 8 गढ़ निकल आएंगे। ठीक है, तो 8 गढ़ हमारे कैसे निकले ये भी आपको मालूम हो गया कि किस नियम के अनुसार हम इस सूत्र से 8 गढ़ निकालते हैं। तो उम्मीद है आप लोग को यहाँ तक की जानकारी मिल गई होगी और आप लोग अच्छे से समझे होंगे। इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।